हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है BT 101 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो आज इसके मॉड्यूल फर्स्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट्स एंड एप्लीकेशन, और ये प्रिपेयर्ड है बाय मी प्रोफेसर विवेक गौतम के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चैप्टर है वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट एंड एप्लीकेशन, और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट्स की कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है इंट्रोडक्शन, वाटर के रिगार्डिंग, वाटर क्या होता है, वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर की, वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। देन इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, वाटर में किस किस तरह की कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हार्डनेस एंड इट्स यूनिट्स, देन डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड, नेक्स्ट एल्कनिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन, एंड द लास्ट वन इज़ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इस पूरे चैप्टर को हम इन फॉलोइंग पॉइंट्स में स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, और यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि वाटर हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। तो देखते हैं, वाटर इज़ द नेचर्स मोस्ट वंडरफुल अबंडेंट एंड यूज़फुल कंपाउंड। सबको पता है नेचर का सबसे वंडरफुल और सबसे यूज़फुल कंपाउंड वाटर है। ऑफ द मैनी एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, वाटर इज़ रेटेड टू बी ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस। अगर लाइफ के लिए जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात करें तो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो या प्लांट हो, वाटर का एक अपना अलग महत्व है। आगे देखते हैं, विदाउट फूड ह्यूमन बींग कैन सर्वाइव फॉर अ नंबर ऑफ डेज, बट वाटर इज सच एन इसेंशियल थिंग, विदाउट इट वन कैन नॉट सर्वाइव। फूड के बिना तो ह्यूमन बींग काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वाटर का इम्पोर्टेंस अपने आप ही समझ में आता है। ये एक इमेज है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की। यहाँ पर देखिए, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीवेयर वाटर की रिक्वायरमेंट है उसके लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। चलते हैं अगली स्लाइड पे, और यहाँ फिर से हम इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे, कुछ और पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे। और इसमें देखते हैं कि वाटर इज़ नॉट ओनली इसेंशियल फॉर द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट आल्सो ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडस्ट्रीज। वाटर न केवल एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी इसके हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी इसकी एक अलग पोजीशन है। Probably its most important use as an engineering material is in the steam generation। और जहाँ तक हम इंजीनियरिंग मटेरियल या इंजीनियरिंग फील्ड की बात करते हैं, वहाँ इस चैप्टर को पढ़ने का एकमात्र हमारा जो उद्देश्य है वो है स्टीम जनरेशन को समझना। स्टीम के थ्रू फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे करते हैं, इस चीज़ पर भी चर्चा होगी। What is also used as a coolant in power and chemical plants। In addition to it, वाटर बहुत सारे केमिकल और पावर प्लांट्स में एज ए कूलेंट भी यूज़ होता है, बिकॉज इट डिसिपेट्स द हीट एनर्जी। अगर बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे इवॉल्व हो रही है तो वाटर में ये नेचर होता है कूलिंग का नेचर, तो वाटर की वजह से वाटर को यूज़ करते हैं वो हीट को डिसिपेट करने के लिए, और इस वजह से वो एक कूलेंट की तरह भी वर्क करता है। वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, रेयन, पेपर, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इरिगेशन, ड्रिंकिंग, फायर फाइटिंग एट्सेट्रा। वाटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे उसके यूजेस हैं, और किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, रेयान, पेपर, टेक्सटाइल, केमिकल्स, एवरीवेयर वाटर का इम्पोर्टेंस है, वाटर के एप्लीकेशंस हैं। और जो हमारा मेन पर्पज़ है इस वाटर चैप्टर को पढ़ने का वो है स्टीम जनरेशन। स्टीम जनरेशन कैसे होता है? सनलाइट के थ्रू वाटर
सरफेस से वाटर इवेपरेट होता है, इवेपरेट होके स्टीम में कन्वर्ट होता है और इस स्टीम को और हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सोर्स ऑफ एनर्जी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अकरेंस की कि वाटर की प्रेजेंस, वाटर की उपस्थिति किस किस फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं। वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस दैट अकर्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वाटर एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मैटर की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है और गैस के फॉर्म में भी होता है। इससे रिलेटेड एक इमेज है, आप आसानी से देख सकते हैं। ये आइस के फॉर्म में, ये वाटर के फॉर्म में और ये वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड के फॉर्म में वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, तो एज ए सॉलिड आइस इट फॉर्म्स ग्लेशियर्स, फ्रोजन लेक्स एंड रिवर्स, स्नो, हेल एंड फ्रॉस्ट। अगर हम सॉलिड के फॉर्म में बात करें तो आइस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और ये आइस ग्लेशियर्स के फॉर्म में हो सकते हैं। फ्रोज़न लेक्स जैसे डल झील होती है, बर्फ़ की चादर उसमें पूरी जम जाती है। रिवर्स भी बहुत सारी हैं जहाँ पे ये आइस के फॉर्म में वाटर मिलता है। स्नो, बर्फ़, हेल एंड फ्रॉस्ट एट्सेट्रा इसके फॉर्म हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें लिक्विड की, तो इट इज़ लिक्विड एज रेन वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ड्यू लिक्विड फॉर्म में होता है और ये वाटर जो है पूरे अर्थ का 3/4 पोर्शन कवर करता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्वैम्स के फॉर्म में हो सकता है, लेक्स के फॉर्म में हो सकता है, रिवर्स के फॉर्म में हो सकता है, ओशियन के फॉर्म में हो सकता है। ये सब वाटर के लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो आगे, वाटर आल्सो अगर्स इन द सॉइल एंड बेनीथ द अर्थ सरफेस एज अ वास्ट ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स। अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो बहुत सारे अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पे वाटर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अगर हम वेपर्स की बात करें तो एज अ गैस और वाटर वेपर इट अकर्स एज फॉग, स्टीम एंड क्लाउड्स। ये फॉग के फॉर्म में होता है, स्टीम के फॉर्म में भी ये गैसियस स्टेट में ही होता है और क्लाउड्स भी गैसियस स्टेट में होते हैं जब तक वो रेनफॉल नहीं होता है तब तक। तो आगे देखते हैं। आगे हम सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में देखें तो द फॉलोइंग आर कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के बहुत सारे ये कॉमन सोर्सेज हैं। सबसे पहले हम जो सोर्स ऑफ वाटर की बात करने वाले हैं वो रेन वाटर है। रेन वाटर सबको पता है, बारिश का पानी, और इससे रिलेटेड एक ये इमेज है, आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा सोर्स है सरफेस वाटर, और ये आपके सामने सरफेस वाटर की भी इमेज यहाँ पे सामने आ गई है। अब यहाँ पर रेन वाटर और सरफेस वाटर को हम थोड़ा सा कंपेयरिंग स्टडी कर लेते हैं। रेन वाटर को नेचुरल वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर जस्ट बिकॉज ऑफ ये रेन वाटर बनता कैसे है। इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपरेशन ऑफ लिक्विड वाटर, सरफेस वाटर। एक्चुअली में सरफेस वाटर का जो सरफेस एरिया होता है काफ़ी यूज़ होता है। सनलाइट के पड़ने से वो लिक्विड वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वेपर के फॉर्म में इवेपरेट होते हैं। इवेपरेट होकर वो लाइट हो जाते हैं, लाइट होकर वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ पे कंडेंस होते हैं तो क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और फिर रेनफॉल के थ्रू जैसे ही उनका भी क्लाउड्स कंडेंस होती हैं तो वो रेनफॉल के थ्रू नीचे सरफेस पे आती हैं। तो हम जानते हैं कि स्टीम कन्वर्जन में जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है उस टाइम पर वाटर में किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ स्टीम में नहीं जा पाती हैं। स्टीम जो बनता है वो प्योर पार्टिकल ऑफ द वाटर से ही बनता है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह की वाटर के अंदर, वाटर के सोर्स के अंदर किसी भी तरह की अगर इम्प्योरिटीज़ है तो वो इम्प्योरिटीज़ स्टीम में नहीं जा पाती है। स्टीम में केवल प्योर पार्टिकल ऑफ द वाटर ही जाते हैं। इस वजह से रेन वाटर सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है। हालांकि ड्यूरिंग रेनफॉल कुछ इम्प्योरिटीज़ वाटर में ज़रूर मिल जाती हैं बाय द
इंटरेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल सॉल्युबल कुछ गैसेस की इम्प्योरिटीज उसमें आ जाती है, कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट की इम्प्योरिटीज आ जाती है, कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट की इम्प्योरिटीज भी उसमें मिल जाती है ड्यूरिंग रेनफॉल। बट इसके बाद भी रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर। अगर हम बात करें सरफेस वाटर की, तो सरफेस वाटर को हम यहाँ पे इमेज दे सकते हैं। ये एक रिवर वाटर का एग्जांपल है। और सरफेस वाटर को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है फ्लोइंग वाटर, दूसरा होता है स्टिल वाटर। जब हम फ्लोइंग वाटर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो रिवर वाटर की आती है। रिवर वाटर का पास अगर आज देखें, इमेजिन करें, तो ये दोनों बैंक किनारों के माध्यम से ये फ्लो होती है और काफ़ी लंबी दूरी तय करती है। और इसमें डिफरेंट एरियाज़ से होते हुए ये रिवर वाटर फ्लो होता है। तो डिफरेंट एरियाज़ की जो रॉक्स होती हैं, जो सॉइल्स होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिसकी वजह से इस वाटर में इनऑर्गेनिक कंटेंट यानी मिनरल्स की क्वांटिटी इसमें रीच हो जाती है। बट अगर हम ऑर्गेनिक कंटेंट की बात करें तो कोई भी वाटर सोर्स हो, कोई भी वाटर बॉडी हो, वो उसमें एक लाइफ साइकिल चलती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो। और इसमें बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वाटर के प्लांट्स होते हैं, उनकी भी लाइफ साइकिल पूरी की पूरी यहीं चलती है। और एनिमल्स हैं, उनकी भी पूरी लाइफ साइकिल यहीं चलती है। वो ग्रो करते हैं, ग्रोथ करते हैं, फिर डेड होते हैं, डेड होने के बाद डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनको ऑर्गेनिक कंटेंट कहा जाता है। और ये ऑर्गेनिक कंटेंट पैथोजेनिक होते हैं, यानी ये रोग कारक होते हैं। तो चूँकि ये वाटर फ्लोइंग वाटर है, तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट का कंसंट्रेशन किसी एक जगह पे ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए वो लो कंसंट्रेशन में होते हैं। जबकि मिनरल की बात करें तो मिनरल डिफरेंट टाइप के जो सॉइल्स और रॉक्स, इसमें लगातार उसमें मिनरल्स डालते रहते हैं, घोलते रहते हैं। इस वजह से मिनरल कंटेंट या बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक कंटेंट इसमें रिच होते हैं और ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें लेस होते हैं। ठीक है, तो फिर सरफेस वाटर का हमने पहला देखा, फ्लोइंग वाटर का। और जब हम बात करते हैं स्टिल वाटर की, तो स्टिल वाटर का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है पॉन्ड्स वाटर। पॉन्ड्स वाटर का अगर आप देखें तो एक उसका सराउंडिंग एरिया जो होता है फिक्स होता है, और उसी सराउंडिंग एरिया में मिलने वाली जो रॉक्स और सॉइल्स होती हैं, उसी के मिनरल्स उसमें डिज़ोल्व हो पाते हैं। इसलिए उसमें एक ख़ास तरह के ही मिनरल्स या साल्ट्स पाए जाते हैं, जिससे मिनरल की क्वांटिटी या इनऑर्गेनिक कंटेंट की क्वांटिटी उसमें लेस होती है। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, उसमें जो लाइफ साइकिल चलती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, वो उसी एरिया में ही रहते हैं, वहीं पर ग्रो करते हैं, वहीं पर डेड होते हैं, वहीं डिकम्पोज होते हैं, और वहीं फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट का कंसंट्रेशन उस एरिया में ज़्यादा रहता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, फ्लोइंग वाटर और स्टिल वाटर को, तो फ्लोइंग वाटर में हमने देखा, फ्लोइंग वाटर में मिनरल इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंटेंट कम होते हैं। और वहीं स्टिल वाटर की बात करें तो वहाँ पर इनऑर्गेनिक कंटेंट कम होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इसीलिए स्टिल वाटर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ही बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं, वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। तो चलते हैं आगे, और यहाँ हम बात करेंगे कुछ और सोर्सेज की। और इसमें सबसे पहले सोर्सेज हमारे पास आएगा अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर का भी ये इमेज यहाँ पे लगी है, ये ट्यूबवेल वाटर है। और अंडरग्राउंड वाटर को भी हम थोड़ा सा इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को अगर आप कंपेयर करें, तो सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड को देखेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर इज़ मोर क्लियरर दैन सरफेस वाटर। आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अंडरग्राउंड वाटर में, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सॉइल की फिल्टरिंग एक्शन के कारण काफ़ी क्लियर हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली में ये अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भी सरफेस वाटर ही होता है, रेन वाटर के थ्रू ही आता है। और जैसे रेनिंग होती है तो अर्थ की जो पोर्स होते हैं, उस पोर्स से ये धीरे धीरे वाटर परकुलेट होता हुआ, इनफिल्ट्रेट होता हुआ नीचे अर्थ में जाता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल से पास होता हुआ जाता है, जिससे वो फ़िल्टर हो जाता है। फ़िल्टर होने के बाद एक जगह रिजर्वायर में स्टोर हो जाता है, और उसी वाटर को हम यूज़ करते हैं एज अंडरग्राउंड वाटर। तो ये अंडरग्राउंड वाटर मोर क्लियर होता है दैन सरफेस वाटर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और बात कर लें, यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी मिनरल्स इसमें की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें हार्डनेस आपको देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम ऑर्गेनिक कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल नहीं होती है प्लांट और एनिमल की, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें लेस क्वांटिटी में होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं
एक अगला सोर्स है हमारे पास जो है सी वाटर, और सी वाटर से रिलेटेड ये इमेज आपके सामने है। और सी वाटर सबको पता है काफ़ी साल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है। इसमें साल्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, 2.6 के आसपास, पर 2.6% के आसपास इसमें साल्ट होते हैं, जिसमें से 1.8% के आसपास तो केवल NaCl होता है। वही NaCl जिसको हम कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। और इसी सी वाटर को एवेपरेट करके और उसको ड्राई करके हम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतना साल्टी वाटर होता है कि इसको आदमी किसी भी पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकता है, ना तो ड्रिंकिंग में, ना बाथिंग में, ना किसी और इरिगेशन पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं सी वाटर इज़ द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर। सी वाटर जो नेचुरल वाटर का सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि सारी की सारी जो रिवर्स होती हैं वो अल्टीमेटली जाकर सी में ही मिलती हैं और अपनी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ ले जाके उसमें थ्रो करती हैं। और इम्प्योरिटीज़ लगातार ऐसा करते हैं, रिवर्स थ्रो करती रहती हैं, जिससे इसकी इम्प्योरिटीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। और दूसरी चीज़, जो सी सरफेस होता है काफ़ी ह्यूज होता है, लगातार उसमें सन रेज पड़ती रहती हैं और सनलाइट पड़ती रहती है, और वाटर वहाँ से प्योर फॉर्म ऑफ द लिक्विड वाटर लगातार इवेपरेट होता रहता है, जिसके कारण सी के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनका कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाता है। और इस वजह से सी वाटर इज़ द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर। सबसे प्योर फॉर्म क्या होता है, अभी हमने पीछे की स्लाइड में चर्चा की थी, वो रेन वाटर होता है। फिर एक नया सोर्स अभी डेवलप हुआ है जिसको बोलते हैं वाटर ऑब्टेन फ्रॉम रिक्लेमेशन। ये नया सोर्स है और इससे भी रिलेटेड एक इमेज यहाँ पे मैंने डाल दी है। अब इसमें ऐसा वाटर सोर्स होता है जो वेस्ट वाटर सोर्स होता है। आजकल टाउन सिटीज़ और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जो वाटर का इस्तेमाल किया जाता है उससे बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट वाटर के फॉर्म में निकलता है, और उसको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट करने के बाद उसको वापस प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसको फिर से रीयूज़ किया जाता है। बहुत सारे पर्पज़ में, इरिगेशन पर्पज़ में यूज़ करते हैं, सैनिटेशन में यूज़ करते हैं, ब्यूटिफिकेशन में यूज़ करते हैं, एवरीवेयर। तो इस तरह से इस सोर्सेज से जो वाटर मिलता है उसको बोलते हैं वाटर ऑब्टेन फ्रॉम रिक्लेमेशन। और ये चूँकि आर्टिफिशियल प्रोसेस से ऐसा किया जाता है तो ये वाटर काफ़ी प्योर होता है, और इससे सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की। वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है उसके रिगार्डिंग हम कुछ बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो अगर वर्ड्स वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसमें 97% जो वाटर होता है वो ओशिनिक या सी वाटर के फॉर्म में होता है। वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन अगर 100% वाटर की बात करें तो उसमें से 97% जो वाटर होता है ओशिनिक या सी फॉर्म में होता है, और रेस्ट 3% वाटर ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे पूरे वर्ल्ड में। 97% ओशनिक हो गया और 3% फ्रेश वाटर। अब ये 3% जो फ्रेश वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें से 2.4%, 3% में से 2.4% जो वाटर होता है वो ग्लेशियर्स या आइस कैप्स के फॉर्म में होता है, विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस फॉर एनी पर्पज़। ये ग्लेशियर्स पोल्स में होते हैं, आइस कैप्स पोल्स में होते हैं, और वो हमारे लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं होते हैं। और इसी में से 0.3% जो वाटर होता है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है, काफ़ी नीचे बेनीथ में स्टोर होता है, जिसको हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि बहुत सारा हम आजकल ट्यूबवेल के माध्यम से अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कम मात्रा में कर पा रहे हैं। बहुत सारा वाटर तो अभी भी अर्थ क्रस्ट के नीचे 800 मीटर डीप डाउन वो बरीड है, स्टोर्ड है। उस वाटर का हम इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। और ओनली 0.3% वाटर हमारे पास है जो टोटल अवेलेबल वाटर है फॉर रेडी यूज़। किसी भी सोर्स का हो सकता है, वो रिवर वाटर हो सकता है, वो लेक या पॉन्ड वाटर हो सकता है, वो वेल वाटर हो सकता है, वो स्प्रिंग वाटर हो सकता है। ये सब कुछ मिलाकर, ये सारे वाटर सोर्सेज मिलाकर 0.3% टोटल अवेलेबल वाटर है फॉर रेडी यूज़। रेडी यूज़ मीन्स वो हर पर्पज़ के लिए, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, बाथिंग हो, वॉशिंग हो, सैनिटेशन हो, इरिगेशन हो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, एवरीवेयर जो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं वो केवल और केवल 0.3% वाटर से ही करते हैं। तो ये एक इमेज इससे रिलेटेड यहाँ पे लगी हुई है, आप इसको आसानी से थोड़ा सा इनलार्ज करके देख सकते हैं।
और इतना सिनेरियो देखने के बाद हमें समझ में आता है कि वर्ल्ड में वाटर तो बहुत ज़्यादा है, बट हमारे लिए जो अवेलेबल वाटर है वो बहुत ही कम मात्रा में 0.3% है, 1% भी नहीं है। और इसलिए वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, वाटर की कमी हो रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। और ये इतना कम जो वाटर अवेलेबल है, इससे वाटर की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। तो आजकल कुछ नए टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूसरे जो सोर्स हैं वाटर के, वहाँ से वाटर को रिक्लेम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वाटर की प्रॉब्लम को दूर किया सके। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कम अवेलेबल है हमारे पास, और इसलिए इसका बहुत ही सावधानी से, बड़े तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सो एवरी वन शुड टेक अ रेजोल्यूशन, सेव वाटर सेव लाइफ। सबको इस लाइन पर अमल करना चाहिए। अगर आप वाटर को बचाएंगे नहीं तो जीवन नहीं बचेगा, क्योंकि वाटर बहुत ही कम अवेलेबल है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हम वाटर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए नहीं रख पाएंगे। अगर हमारा काम किसी तरह चल भी जाता है तो आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए वाटर की स्कैर्सिटी होगी, वाटर की उपलब्धता कम होगी। और कहते भी हैं कि जो अगला वर्ल्ड वार होगा वो निश्चित रूप से वाटर के लिए ही होगा। सो एक रेजोल्यूशन लेना सबको बनता है, सेव वाटर सेव लाइफ, और स्टॉप वेस्टिंग वाटर, और साथ ही साथ सेव वाटर सेव लाइफ का एक रेजोल्यूशन जो आपने लिया है, इसको सबको पालन करना चाहिए, जिससे पानी की उपलब्धता कम ना हो पाए। आगे देखते हैं इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। वाटर में किस किस तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको क्लासीफाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इम्प्योरिटीज़ इन वाटर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहली इम्प्योरिटीज़ आपके सामने है फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ के नाम से। और ये फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को भी अगर हम फर्दर क्लासीफाइड करें तो दो पार्ट में कर सकते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ और कोलाइडल इम्प्योरिटीज़। और ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आपके सामने है, साथ ही कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ भी है। और इससे रिलेटेड एक इमेज भी आपके सामने यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ऊपर सबसे पहले जो आपको दिख रहा है डार्क कलर का, तो वो फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को शो कर रहा है। ये फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ में सस्पेंडेड और कोलाइडल, एक्चुअली ये सस्पेंडेड और कोलाइडल पार्टिकल साइज़, जो भी इम्प्योरिटीज़ फिज़िकली, जैसे वो क्ले की इम्प्योरिटी हो गई, सैंड की इम्प्योरिटी हो गई, किसी आर्गेनिक कंटेंट की या इनऑर्गेनिक कंटेंट की इम्प्योरिटीज़ हो गई, अगर उनका पार्टिकल साइज़ सस्पेंडेड कैटेगरी में आता है तो वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बोली जाती हैं। अगर वो कोलाइडल कैटेगरी में आती हैं तो वो कोलाइडल इम्प्योरिटीज बोली जाती हैं। एक्चुअली में ये पार्टिकल की साइज़ पे डिपेंड करता है। सस्पेंडेड पार्टिकल इम्प्योरिटीज़ को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहता हूँ, ऐसे कि अगर आप एक ग्लास वाटर में, कांच की ग्लास में एक ग्लास वाटर ले लें, उसमें डस्ट पार्टिकल कुछ डाल दें, काफ़ी स्टायर कर दें, उसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में काफ़ी देर तक रख दें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ तो नीचे आसानी से सेटल डाउन हो जाती है। बट बहुत सारी अभी भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आसानी से सेटल डाउन नहीं होते हैं, ऊपर ही वाटर में ऊपर नीचे सस्पेंडेड होते रहते हैं, यानी ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं। तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इतने लाइट वेट होते हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, और उसकी वजह से ये आसानी से शटल डाउन नहीं होते हैं। जब इस तरह की इम्प्योरिटीज़ वाटर में होती तो उसको बोलते हैं सस्पेंडेड टाइप इम्प्योरिटीज़। और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, इनकी साइज़ जो होती है काफ़ी छोटी होती है, और छोटी होने की वजह से ये नीचे जाके सेटल नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ अगर वाटर में होती है तो वो क्या क्या इम्पार्ट करते हैं। एक तो पहली चीज़, वाटर को टर्बिड बना देते हैं। वाटर को टर्बिड मीन्स, उसमें देखिए ऊपर जो इमेज लगी है फिजिकल इम्प्योरिटीज़ को, वाटर कैसा है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, वाटर की क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है, टर्बिडिटी इसी को बोलते हैं। वाटर की क्लैरिटी अगर ख़त्म हो जाए तो उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो टर्बिड कर देता है वाटर को, साथ ही साथ वाटर का कलर चेंज कर देता है, कलर इम्पार्ट करता है, साथ ही ऑर्डर भी इम्पार्ट करता है। अगर सस्पेंडेड टाइप की इम्प्योरिटीज़ वाटर में है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वहीं कोलाइडल की बात करें तो कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड से थोड़ा सा बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, और ये भी सारी चीज़ें इम्पार्ट करते हैं, वो भी टर्बिडिटी कॉज कर देते हैं, और ऑर्डर भी कॉज करते हैं, बैड ऑर्डर इसमें कॉज करते हैं, साथ ही साथ इसमें कलर भी इम्पार्ट करते हैं, बट साइज़ इनका थोड़ा सा
ग्रेटर होता है दैन सस्पेंडेड। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को फिजिकल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अगली इम्प्योरिटीज़ को, जिसका नाम है बैक्टीरियोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। और इसको अगर हम फर्दर क्लासीफाइड करें तो ये 3 पार्ट में हम कर सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक्चुअली में बैक्टीरियोलॉजिकल इम्प्योरिटीज इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी अगर वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो ये वाटर को पैथोजेनिक बना देते हैं, वाटर को अनफिट कर देते हैं फॉर एनी पर्पस। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो बिल्कुल भी अनफिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं। अगर इसको इनटेक किया जाए तो निश्चित रूप से वाटर रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ होती हैं, कॉलरा, टाइफाइड, हैजा एट्सेट्रा, वो हो जाती हैं। तो इस तरह की बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी के कारण ये बैक्टीरियोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ वाटर में आती है और वाटर को ये टॉक्सिक बना देती है या पैथोजेनिक बना देती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी इम्प्योरिटीज़ की, जो होती है केमिकल इम्प्योरिटीज़। और केमिकल इम्प्योरिटीज़ को अगर फर्दर क्लासीफाइड किया जाए तो इसको भी 3 पार्ट में क्लासीफाइड कर सकते हैं। सबसे पहली है सॉल्युबल गैसेस की इम्प्योरिटीज़, फिर दूसरी है सॉल्युबल इनऑर्गेनिक साल्ट्स की इम्प्योरिटीज़ और तीसरी है सॉल्युबल ऑर्गेनिक साल्ट्स की इम्प्योरिटीज़। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि केमिकल इम्प्योरिटीज़ वाटर में जो भी आती है वो ड्यू टू द एटमॉस्फेयर आती है। जैसे ये रेनिंग होती है ऊपर, जब रेनिंग स्टार्ट होती है एटमॉस्फेयर से, तो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ रेनफॉल एटमॉस्फेयर से उसमें कुछ सॉल्युबल गैसेस उसमें मिल जाती हैं और कुछ सॉल्युबल इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी जो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं वो मिल जाते हैं। इसी तरह अगर सरफेस में आ जाए तो सरफेस में इनऑर्गेनिक साल्ट्स मिलते हैं और सरफेस से ही उसको सॉल्युबल ऑर्गेनिक साल्ट्स में मिल जाते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और जाके वाटर बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये केमिकल इम्प्योरिटी निश्चित रूप से वाटर को केमिकली एक तरह से कंटामिनेट कर देती है, जिससे वाटर का केमिकल कंटेंट बढ़ जाता है। केमिकल इम्प्योरिटी जिसमें आती हैं जिससे वाटर या तो एसिडिक या फिर बेसिक नेचर का हो जाता है और अपनी न्यूट्रलिटी खो देता है। और इस तरह के हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक वाटर दोनों हर पर्पस के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा कि वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल इम्प्योरिटीज़, बैक्टीरियोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़, द लास्ट वन इज़ केमिकल इम्प्योरिटीज़। तीनों से रिलेटेड इमेजेस यहाँ पे लगी हुई हैं, आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं आगे और आगे हम देखते हैं वाटर प्योरीफिकेशन। अब ये वाटर प्योरीफिकेशन कैसे होता है उससे रिलेटेड एक यहाँ पे इमेज भी लगी हुई है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव फ्रॉम वाटर बाय स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन और इरेडिएशन। अब वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उस इम्प्योरिटीज़ को अगर हम क्लासीफाइड करें तो बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कुछ बिगर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ स्मॉल साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ वेरी स्मॉल साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ पैथोजन या जर्म्स की या बैक्टीरियाज की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अभी बैक्टीरियोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हमने समझा। तो इन सारी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने का क्या प्रोसेस है, उसकी मेथड क्या है। तो सबसे पहले वाटर से अगर हम किसी भी वाटर सोर्स से वाटर की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं तो पहली जो प्रोसेस बोली जाती है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है। स्क्रीनिंग में बिगर साइज़ के पार्टिकल को एक स्क्रीन लगा के हम उसको बाहर कर देते हैं और स्क्रीनिंग के बाद वाटर को पास आउट करते हैं किसी दूसरे कंटेनर में और वहाँ पर उसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में काफ़ी देर तक रखते हैं। तो वहाँ पर हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में ये होता है कि कुछ बिगर पार्टिकल्स जो होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो अगर अनडिस्टर्ब कंडीशन में काफ़ी देर तक वाटर को रखा जाए तो आसानी से वो सेटल हो जाते हैं और नीचे ही बैठ जाते हैं। और ऐसे वाटर को जब वाटर सेटल इम्प्योरिटी सेटल हो जाती हैं तो उसको पंप के थ्रू किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को हम सेडिमेंट के थ्रू अलग कर पाते हैं। सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन एक अलग मेथड है। फिल्ट्रेशन उस वाटर को हम किसी सैंड फिल्टर में पास करते हैं। सैंड फिल्टर में पास करते ही और भी जो कुछ फाइन इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो आसानी से सेटल नहीं हो पाई थी सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर पाते हैं। इसके बाद इतना प्रोसेस स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन करने के बाद भी वाटर में अभी भी कुछ फाइन पार्टिकल्स हैं और साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स उसमें अभी भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसके लिए हमें
क्लोरिनेशन मेथड अप्लाई करनी पड़ती है या फिर रेडिएशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्लोरिनेशन प्रोसेस सबसे बेस्ट प्रोसेस है क्योंकि ये मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है। और इस क्लोरिनेशन में हम क्लोरीन की डोज वाटर में डालते हैं, जिससे जो एट द सेम टाइम जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो तो डिस्ट्रॉय होती हैं, उसमें जो जम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। साथ ही साथ एक लेवल होता है, इसमें ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन बोलते हैं। अगर उस लेवल तक हम क्लोरीन का एडिशन इस वाटर में करते हैं तो ये क्लोरीन की डोज जो होती है वो फ्यूचर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एनी कंटामिनेशन। अगर फ्यूचर में भी पाइपलाइन में सपोज़ हमने ट्रीट करके वाटर उसको प्योरीफाई करके सप्लाई कर दिया किसी टाउन एरिया में पाइपलाइन के थ्रू, तो हमने स्टार्टिंग में उसको जम फ्री कर दिया है, सारे उसके जम्स किल कर दिए हैं बाय द एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो उस टाइम पर तो उसमें किसी तरह का कोई जम्स नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पाइपलाइन के थ्रू अगर हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस टाइम पर वहाँ पे कोई अगर जम्प्स अटैक करता है, वहाँ कोई जम्प्स मिलता है, तो उस टाइम पे वाटर वापस कंटामिनेट हो जाएगा, फिर से टॉक्सिक हो जाएगा, फिर से डेंजरस हो जाएगा। तो ये क्लोरीन की जो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन जो एक्स्ट्रा डोज होती है वो उस टाइम पर भी वाटर को वो प्रॉपर्टी देती है कि उस टाइम पर भी वो जम्स को किल करे और आपको प्योर और जम्स फ्री वाटर प्रोवाइड हो पाए। तो ये क्लोरिनेशन प्रोसेस होती है। और अगर क्लोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको यूवी रेडिएशन बोलते हैं। ये रेडिएशन प्रोसेस करते हैं, यूवी लाइट वाटर के सोर्स से पास की जाती है और यूवी लाइट को पास करते ही सारे के सारे जम्स उसमें से किल हो जाते हैं। तो इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। एरेशन रिमूव्स ऑर्डर एंड टेस्ट कॉज बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सम गैसेस। एरेशन मेथड से भी हम वाटर के टेस्ट और ऑर्डर को रिमूव कर पाते हैं। जो बैड टेस्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी वाटर में हम एरेशन मेथड के थ्रू बढ़ा देते हैं। फिर वेरियस साल्ट्स एंड मेटल्स कॉज हार्डनेस इन वाटर। अगर बहुत सारे साल्ट्स और मेटल्स वाटर में प्रेजेंट हैं तो निश्चित रूप से वो हार्डनेस को बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हार्डनेस को रिमूव करते हैं हम, हार्डनेस में भी हार्डनेस को रिमूव करना चाहें तो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे बॉइलिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस, या फिल्टरिंग थ्रू जियोलाइट या आयन एक्सचेंज प्रोसेस के माध्यम से इस हार्डनेस को हम दूर कर पाते हैं। फिर हमारे सामने है वाटर इज़ आल्सो प्योरीफाइड बाय प्रोसेसेस सच एज डिसैलिनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एट्सेट्रा। ये नई टेक्निक्स अभी इवॉल्व हुई हैं वाटर को प्योर करने के लिए, और जिसको डिसैलिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिससे हम साल्टी वाटर को भी ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस सबको पता है, आरओ सिस्टम आजकल हर घर में पानी के लिए लगा हुआ है, ये हार्डनेस को रिमूव करता है। अभी एक इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी आई है, इलेक्ट्रोलाइटिस मेथड के थ्रू भी वाटर को हम प्योर कर पाते हैं। तो ये हो गया वाटर प्योरीफिकेशन। वाटर प्योरीफिकेशन के बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। वाटर जो होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम पोर्टेबल वाटर की बात करें तो ये इमेज आपके सामने है। पोर्टेबल वाटर मीन्स होता है ड्रिंकिंग वाटर। ध्यान रहे, पोर्टेबल का सीधा मतलब होता है ड्रिंकिंग वाटर। तो एज पर द सजेशन गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इसका भी नाम सुना होगा। इन दोनों ने मिलकर द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टेबल वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, कुछ पैरामीटर्स बताए हैं। अगर कोई वाटर सोर्स इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता है, देन वी सिंपली कॉल द वाटर इज़ पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फटाफट हम देख लेते हैं। इट शुड बी क्लियर, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। निश्चित रूप से पीने का पानी या जो पोर्टेबल वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए। और इट शुड बी कूल एंड प्लीजेंट टू टेस्ट। यस, इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। हार्मफुल बैक्टीरिया और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए निश्चित रूप से। साथ ही साथ इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजॉल्व गैसेस। इसमें डिजॉल्व गैसेस की इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल CO2, H2S, NH3 एट्सेट्रा। और साथ ही साथ जो कुछ पॉइजनस मिनरल्स होते हैं लाइक लेड, आर्सेनिक, मैग्नीज, इनकी भी इम्प्योरिटीज़ वाटर में नहीं होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की जो हार्डनेस होती है वो 500 ppm से कम होनी चाहिए। और अगर उसके क्लोराइड कंटेंट की बात करें तो वो भी 250 ppm से कम होना चाहिए। ये इसके सब पैरामीटर्स हैं
अगर फ्लोराइड कंटेंट की बात करें तो वो भी लेस दैन 1.5 ppm होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की, जिसको TDS बोलते हैं आज के टर्म में, अगर RO सिस्टम आप जानते हैं तो RO में TDS का वो चेक होता है, TDS के थ्रू ही पता चलता है कि वाटर में कितनी हार्डनेस है। तो ये TDS पॉइंट जो होता है वो भी लेस देन 500 ppm होना चाहिए। और वाटर का जो pH होता है वो पोटेबल वाटर का pH 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। चलते हैं आगे, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर की भी चर्चा यहाँ पे हम कर लेते हैं। और यहाँ पर उससे एक रिलेटेड pH चार्ट भी लगा है। इस pH चार्ट में देखिए ग्रीन कलर से न्यूट्रल पोजीशन दिखाई गई है, और न्यूट्रल के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो पूरा एसिडिक है जो रेड कलर से है, और अल्कलाइन थोड़ा सा ब्लू और वायलेट कलर में है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर आर इट्स एसिडिटी, एल्कनिटी, हार्डनेस एंड क्लोजिनेस। अगर हम वाटर की केमिकल इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो निश्चित रूप से हम बता सकते हैं कि वो या तो एसिडिक वाटर होगा या बेसिक वाटर होगा, और या फिर उसमें हार्डनेस ज़्यादा होगी, या फिर उसमें कोरोजिवनेस ज़्यादा होगा, या जिसको रस्ट का फार्मेशन बोलते हैं, ऐसा वाटर जो रस्ट फार्मेशन के लिए हेल्पफुल हो। तो ये सारे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर के हो सकते हैं। कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल इम्प्योरिटीज़ कैन बी आइदर नेचुरल, या तो नेचुरल हो सकती है या फिर मैन मेड होगी, और मैन मेड को हम इंडस्ट्रियली भी बोल सकते हैं। सम केमिकल्स इम्प्योरिटीज़ मेक वाटर एसिडिक और बेसिक। कुछ केमिकल इम्प्योरिटीज़ वाटर को या तो बेसिक या फिर एसिडिक बना देती हैं, जो अच्छा नहीं होता है। और जनरली द pH इन्फ्लुएंसेस द कोरोजिवनेस ऑफ द वाटर। यस, pH का जो रेंज है, pH अगर ऊपर नीचे है तो वो निश्चित रूप से वाटर को कोरोजिवनेस बना देता है, यानी वो रस्ट का फॉर्मेशन आसानी से करने लगता है। और इसी तरह केमिकल डोजेज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिसइंफेक्शन एंड द एबिलिटी टू डिटेक्ट कंटामिनेंट्स। और आज की डेट में अगर हम प्रॉपर डिसइंफेक्शन वाटर का चाहते हैं, वाटर में किसी भी तरह का जम्स ना हो, पूरा के पूरा जम्स उसमें किल हो जाएं, और वो सेफ़ वाटर हो जाए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए कुछ केमिकल डोजेस लगते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, और जिससे कंटामिनेशन भी दूर होता है, साथ ही साथ वाटर का डिसइंफेक्शन भी दूर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।